आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले जैसा हम लोगों ने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी और परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी, इनकी पहचान पढ़ी थी, पूर्णांक पढ़े थे, प्राकृत संख्या पढ़ा था, संख्याओं के विषय में पढ़ा था। तो आज हम उन्हीं में से जो हमारे पूर्णांक हैं, दो पूर्णांकों के बीच में जो दो पूर्णांक होते हैं, उन पूर्णांकों के बीच में बहुत सी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम व्यक्त नहीं कर पाते, अपरिमेय माने अनंत होती हैं। या ये कह लीजिए कि संख्या रेखा पर जब दो परिमेय संख्याओं को हम लिखते हैं तो उन दोनों संख्याओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जहाँ पर अनंत रूप से, अपरिमित रूप से बहुत सी अनेकों ऐसी संख्याएं स्थित होती हैं जो परिमेय नहीं हैं, तो उन्हीं की आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब परिमेय संख्या की तो परिभाषा आपको बताई गई थी कि वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें तथा P और Q दोनों पूर्णांक हों, और था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें बताया गया था। P और Q दोनों सह अभाज्य हैं, इनका जो महत्तम समापवर्तक होता था 1 होता था। तो आज हम वो संख्याएं पढ़ रहे हैं कि जो परिमेय नहीं हैं। तो जो परिमेय नहीं हैं उन्हें हम अपरिमेय कहेंगे, अर्थात जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं के खोज के लिए। तो अपरिमेय संख्याओं की खोज लगभग 400 BCE, लगभग 400 BCE, ये लगभग 400 BCE में हमारे जो ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ, ग्रीस के जो हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रसिद्ध गणितज्ञ, और ये गणितज्ञ ही नहीं थे, साथ साथ दार्शनिक भी थे, और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने की थी। इन्हीं के विषय में कहा जाता है कि पाइथागोरस के एक अनुयायी थे जिनका नाम था क्रोटोन के हिपाक्स, कि इन्हीं अपरिमेय संख्याएं जो √2 थी, अपरिमेय संख्या √2 की जो खोज की थी, अपरिमेय संख्या √2 की खोज तथा इस तथ्य के प्रचार के कारण दुर्भाग्यपूर्ण जो क्रोटोन के हिपाक्स की मृत्यु हो गई थी। अब बच्चों हम देखेंगे इसमें कि ये जो अपरिमेय संख्या हैं, इस अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा जो है परिमेय संख्या से ही निकाल ली जाती है, जिसे उसका विलोम कहते हैं। क्या है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकें, P/Q के रूप में न लिख सकें, P/Q के रूप में न लिख सकें, जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकें,
उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो P/Q के रूप में तो बहुत सी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, सभी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या थी कि परिमेय संख्या के लिए था कि P एंड Q ये दोनों क्या थे, बिलोंग करते थे Z से, और दूसरी थी Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं था। ये परिमेय के लिए था, ये था परिमेय के लिए। और अपरिमेय के लिए क्या है, इनमें से किसी भी एक शर्त का पालन न करे तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जैसे परिमेय संख्या हमारी √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √6 है, एंड सो ऑन, या पाई है। और जो संख्याएं आती हैं आपकी जो अशांत दशमलव वाली होती हैं, हमने संख्याओं को दो रूप में लिखना भी सीखा है कि एक P/Q के रूप में, परिमेय के रूप में, और दूसरा सीखा था उसको P/Q के रूप में एक, और दूसरा था दशमलव के रूप में। तो जैसे लिखा 0.10 लिखा है, फिर इसके बाद लिखा है 110 लिखा है, फिर लिखा है 4 1 बना दिया, 0 कर दिया, 5 1 बना दिए और 0 कर दिया, एंड सो ऑन। ये हमारी जो संख्याएं हैं अशांत हैं, अशांत दशमलव में हैं, अनावर्ती हैं। ये आवर्ती नहीं है, किसी की रिपीटेशन नहीं हो रही है। ऐसी संख्याएं जो अनावर्ती होती हैं और अशांत होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक प्रकार से इसे भी हम सिद्ध कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं को इसके रूप में भी। तो √2, √3, √5, √7, √6 पाई, और ये अशांत जो अपरिमेय अनावर्ती संख्याएं हैं, इन सब को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये सारी की सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई और ये जो हमारा 0.10, 110, 1000, इसके बाद 3 0, 3 1 और फिर 0, फिर 4 0 1, ऐसे इस प्रकार इनको हम कहते हैं। ये हमारी क्या है, अशांत हैं, संख्याएं हैं। और अब आइए देखिए इन्हीं संख्याओं को हम जैसे हम निकालते हैं √2। √2 संख्या, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि 1 का स्क्वायर, ये देखना है क्या 2 किसी संख्या का वर्ग है। 2 किसी संख्या का वर्ग है। 1 जो है 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और जो 2 का वर्ग है वो 4 हो जाएगा। और जो 2 संख्या है वो 1 और 4 के बीच में है, 1 और 4 के बीच में आती, इसके बीच में कहीं है। तो इसका मतलब 1 और 4 के बीच में जो संख्या होगी, 1 और 2 के बीच की संख्या होगी, उसका वर्ग करने से √2 होता है, 2 होता है। 2 कब होता है, 1 और 2 के बीच में कहने, इसका मतलब 1 से 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, और 2 का वर्ग करते हैं 4 आता है। तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए 2। तो यहाँ पे कहीं 2 होगा, तो यहाँ पे उसकी संख्या होगी, उसका वर्ग किया जाएगा, उसका वर्ग करने से 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग किया जाए तो वो 2 हो जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो 1 और 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो कदापि पूर्ण संख्या नहीं होंगी। 1 और 2 के मध्य, 1 व 2 के मध्य कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होगी, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होगी जिसका वर्ग 2 हो। अब 1 और 2 के बीच में, तो जब हमने कहा यहाँ पे परिभाषा क्या है कि P और Q क्या होना चाहिए,
जेड होना चाहिए। तो हमें जो दशमलव में यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी वो दशमलव में जब संख्या लिखेंगे, मान लीजिए कोई संख्या मिली 1.2 ही मिली, 1.1 मिली, 1.2 मिली, तो उसका जब हम या 1.4 जैसे √2 का मान होता है, √2 का मान अगर निकाला जाए, 2 का मान पहले निकाल लिया जाए। 2 का मान क्या होता है, 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए और मैं घटा दिया, यहाँ पे आगे 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे कितना जाएगा, जितना लिखा जाएगा यहाँ पे उतने बार पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 24 को 96 हो जाएगा, 96। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 4 बचेगा 100 में, और 24 4 ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम डबल 0 यहाँ पे फिर बढ़ा देंगे, फिर 1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 281 के 281 आ जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे 281 को तो 109 आ जाएगा। यहाँ पे 9 में 8 गया, 1 बचा, यहाँ पे 3 में 2 गया 1, और यहाँ पे फिर डबल 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 282 हो जाएगा, 282। अब फिर यहाँ पे हम भागफल देंगे। तो इस प्रकार देखते हैं कि इसको भाग देते चले जाते हैं। 4 1 1.41 4 आ जाएगा, मान लीजिए 4 यहाँ पे लिख दिया, 4 आ जाएगा। तो ये जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है 1.414, ये अनंत रूप से प्राप्त होती रहेगी और यह आवर्ती नहीं होगी, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई है दशमलव में 1.41, अगर हमने मान लिया कि √2 का मान, √2 का जो मान निकला हमारे पास, √2 बराबर है 1.414, ये। तो इसे अगर हम P/Q के रूप में लिखें तो 1 तो आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q परिभाषा में कहता है कि ये P हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला Q हो गया। Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो 1 है, और ये ऊपर वाली संख्या P/Q के रूप में तो लिखा, लेकिन P हमारा P और Q जेड होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये पूर्णांक है नहीं, ये देखिए दशमलव में है। जब ये पूर्णांक है नहीं तो ये इस शर्त को पालन नहीं करता है कि P, Q बिलोंग टू जेड, ये इसका पालन नहीं करता है। तो उन्होंने कहा अगर इसका पालन नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। दूसरी तरीके से अगर देखें तो ये जो हमें भागफल हम इसका अंडर निकाल रहे हैं दशमलव के रूप में, जब निकालते जा रहे हैं तो अशांत दशमलव हमें प्राप्त हो रही है, और दूसरी बात ये आवर्ती भी नहीं है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो अनावर्ती होने के कारण भी ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 का मान इसी प्रकार मान निकाल करके, जब हम मान निकाल करके देखते हैं तो ये जैसे हम पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, पाई का मान जब हम निकालते हैं 22/7, तो इसी प्रकार निकालने के बाद इसको देखते हैं तो ये अपरिमेय संख्या ये हमें प्राप्त हो गया। जो हमें प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो, अशांत दशमलव हो और दूसरा अनावर्ती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, या उसे हम शर्त में जब P/Q के रूप में रखेंगे तो जो ऊपर ये मान आता है इसे /1 ही लिखेंगे, ऊपर वाला ये जेड नहीं है, जेड पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक तो है नहीं, दशमलव में है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार 2 तरीक़ों से हम लोग देखते हैं कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसको आप अभी कक्षा 10 में आप जब जाएंगे तो इसे पढ़ेंगे तर्क के द्वारा। तर्क के द्वारा जो HCF निकालते हैं, HCF निकाल करके कि दोनों सहअभाज्य एक होता है, जिसका HCF 1 हो वो सहअभाज्य होता है, दोनों संख्याओं को सहअभाज्य सिद्ध करना होता है। तो हम विलोम उसको सिद्ध करते हैं, वो कक्षा 10 में देखेंगे, उल्टा करके परिमेय मान लेते हैं और उसमें एक सहअभाज्य निकाल देते हैं। सहअभाज्य जो निकलता है वो एक के अतिरिक्त एक दूसरा और गुणनखंड निकल आता है जो नियम के विरुद्ध है, इसी को हम विरोधाभास लिख देते हैं और लिख देते हैं कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आज हम बच्चों यहीं तक हम ये देखेंगे कि जब हम इनका मान निकालते हैं √2 का, √3 का,
इनका जब मान निकालेंगे तो मान निकलने के बाद जो निकले वह मान हमारा जेड होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और वो पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है, जब पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा तो उसे हम लिख देंगे वो अपरिमेय संख्या है। अब ये भी कहा जा सकता है कि जैसे 1.44 इसको हम लिख सकते हैं, इसका अगर वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल तो ये हो जाएगा 144/100 हो जाएगा। इसको हम 100 लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं 12/100 लिख देंगे, 10 लिख देंगे। और 12/10 का मतलब हो जाएगा 2 छाक 12 और 2 पंचे 10, तो 6/5 आ जाएगा। 6/5 देखिए P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। P और Q दोनों का HCF निकाला जाए तो 1 है, ये इसका HCF 1 निकलेगा। दूसरा 6 और 5 जेड से बिलोंग करते हैं, इसलिए तो परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या कहेंगे। और ये √2 जो ये निकला 1.414 ये अपरिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। जब इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो हमें अब हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है। आशा है बच्चों आप लोगों को ये अपरिमेय संख्या भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। कक्षा 9 में यही 2 तरीके हैं और कक्षा 10 में अगला तरीका आप सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है परिभाषा से कि जिसे हम जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना ही समझेंगे, इसकी कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं है। इसकी जो परिमेय की परिभाषा है उसी के विलोम से हम परिभाषा निकाल लेते हैं कि P/Q के रूप में अगर हम लिख ले जाएं तो परिमेय हो जाएगा। और उसकी शर्तें हैं, कंडीशन हैं, रिस्ट्रिक्शन हैं कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरा P और Q ये सह अभाज्य होने चाहिए, इनका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा HCF न निकले। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अपरिमेय संख्या के विषय में जानकारी की। फिर आगे और इसके फिर देखते रहिए आप चैनल को, आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते रहेंगे और इसी को कक्षा 10 में दूसरे तरीके से सिद्ध किया जाएगा। धन्यवाद।